जय हिंद। पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पिछले वाले सेशन में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स के बारे में बात की थी। आज पार्लियामेंट्री सिस्टम का लास्ट सेशन है, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, यूजुअली हम फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, इमरजेंसी प्रोविजंस, पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स, उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये जो चैप्टर्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे, इन पे हमारा उतना ध्यान नहीं होता है। बट फैक्ट ये है कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएससीज इन चैप्टर्स में से बेहद ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस को करना इजी है कि कौन किसको अपॉइंट कर रहा है, कौन किस कमेटी का मेंबर है, किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, ये बेहद ईजी है। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे, जिन पे अपना ध्यान कम होता है, इनसे बेहद ईजी बट बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो गलत होने नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूछ लेंगे कि कोई मिनिस्टर है, मिनिस्टर जो कि लोकसभा का मेंबर है, क्या वो राज्यसभा की मीटिंग्स को अटेंड कर सकता है? बताओ। या पूछ लेंगे कि रूलिंग पार्टी के एमपीज जो कि लोकसभा के मेंबर्स हैं, क्या वो राज्यसभा की मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं या वाइस वर्सा? बताओ। अब ये सुनने में तो बेहद इजी क्वेश्चंस लगते हैं और होते भी इजी हैं। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाया जाए तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन एग्जाम प्रेशर में यही क्वेश्चंस गलत करके आते हैं अपन। तो हल्के में नहीं लेना इन चैप्टर्स को, कंटेंट को, और जो कहा जा रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनो। और आज कमेंट सेक्शन में आप बता रहे हो कि इन दोनों चीज़ों का आंसर क्या है, कमेंट करो। दूसरा अपन बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो सवाल आता है कि इंडियन पार्लियामेंट किन चीज़ों से मिलकर बना है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं। 2 के बारे में तो जनरली सबको पता होता है, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तीसरे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट उतने ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जितना कि लोकसभा और राज्यसभा है पार्लियामेंट का। देखो, पार्लियामेंट का बेसिक काम क्या है? लॉज बनाना, लेजिस्लेट करना। और लॉ बनाने के लिए बिल लाया जाएगा लोकसभा या राज्यसभा में, और इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करवाया जाएगा। और जब ये बिल पास हो जाएगा तो इस बिल को भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए। कोई भी बिल बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के एक्ट बन ही नहीं सकता। तो जितना इंपॉर्टेंट इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिले, तभी ये एक्ट बन सकता है। और इसलिए प्रेसिडेंट अलोंग विद लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर्म्स द पार्लियामेंट। एक बात और ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा के मेंबर होते और ना राज्यसभा के मेंबर होते, और ना ही प्रेसिडेंट लोकसभा या राज्यसभा के सेशंस को अटेंड करते। इनका कोई लेना देना नहीं है लोकसभा या राज्यसभा की मेंबरशिप से और उनके सेशंस से। ये 2 बातें ध्यान रखी जाएं। अब देखते हैं आज अपने को क्या बात करनी है। देखो, आज अपने को एक तो बात करनी है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या खूबियां और क्या खामियां हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में। दूसरा, रीजंस फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि हमने क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। और तीसरा, इंडियन मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश मॉडल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छा, बात शुरू करने से पहले एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं अपन ने पिछले सेशन में जो पढ़ा है। एक तो अपन ने पढ़ा था पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स, और फीचर्स क्या हैं? पहला, ड्यूल एग्जीक्यूटिव है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, एक रियल एग्जीक्यूटिव है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? पीएम। सारी पावर किसके पास में? पीएम के पास में। प्रेसिडेंट के पास में कोई पावर नहीं है। प्रेसिडेंट काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पे। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंट जो हैं वो हेड ऑफ द स्टेट हैं। दूसरा फीचर, मेजॉरिटी पार्टी रूल, कि जो पार्टी चुनाव जीत के आएगी, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, उसका कैंडिडेट, उसका लीडर अपॉइंट किया जाएगा एज प्राइम मिनिस्टर। और कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। तीसरा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपन ने पढ़ाई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं
वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी एक्ट्स के लिए, अपनी पॉलिसीज़ के लिए, टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू लोकसभा इन पर्टिकुलर। अगर लोकसभा का सपोर्ट ना हो इनको तो लोकसभा लाएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन और 1 सेकंड में सरकार गिरा दी जाएगी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर सेम पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं और इसलिए उनकी सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। सीक्रेसी, मिनिस्टर्स को ओथ ऑफ सीक्रेसी दिलाई जाती है और ये ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करके लोकसभा को डिसॉल्व करवा सकते हैं लोकसभा का टेन्योर पूरा होने से पहले, और फ्रेश इलेक्शंस बुला सकते हैं। इसके अलावा पीएम इज़ द लीडर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लीडर हैं, हाउस के लीडर हैं, जो पार्टी पावर में है उसके लीडर हैं, देश के लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर। डबल मेंबरशिप, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा होते हैं और एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, तो ड्यूल मेंबरशिप है। ये फीचर्स थे पार्लियामेंट्री सिस्टम के। इसके अलावा अपन ने पढ़े थे फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और वो फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला, प्रेसिडेंट जो है वो बेहद पावरफुल होता है, हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। यूएस के प्रेसिडेंट को 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है और डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया जाता है और इसको कांग्रेस रिमूव नहीं कर सकती है, और इम्पीच भी अगर किया जाएगा तो किसी बहुत बड़ी गलती के लिए, कोई ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कर दिया तो इसको रिमूव किया जाएगा, इम्पीच किया जाएगा, और होता भी नहीं है। इम्पीच कर भी देंगे तो कन्विक्ट नहीं होता है, ये अपन ने देखा ही है। किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है, प्रेसिडेंट जो है वो अपनी कैबिनेट अपने हिसाब से चूज करता है और इस कैबिनेट को अपॉइंट करने का, इस कैबिनेट के मेंबर्स को हटाने का और इस कैबिनेट के मेंबर्स जवाब दे प्रेसिडेंट को ही होते हैं। प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है यूएस में। प्रेसिडेंट जो है वो हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर लोकसभा को डिसॉल्व करवा सकते हैं, वैसे यूएस के प्रेसिडेंट हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ का जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पे ऑपरेट करता है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर्स पूरी तरह से एब्सोल्यूट सेपरेशन मिलता है। यह अपन ने पिछले वाले सेशन में पढ़ा था। अब करते हैं आज की बात। सबसे पहले मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पहला मेरिट है हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। देखो, लेजिस्लेचर में कोई चुन के आया, एमपी बना, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बना। इसी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स में से मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे और उन मिनिस्टर्स का काम है एक्ट्स को, पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना। मतलब जो आदमी ऑलरेडी लेजिस्लेचर का मेंबर है वही एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हार्मनी बनी रहती है, एक बैलेंस बना रहता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का मेंबर है तो उसे पता है कि लेजिस्लेचर किस तरह से सोच रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और किस तरह से इस पॉलिसी को, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो एक कोऑर्डिनेशन, एक हार्मनी बनी रहती है। कहा जाता है ना कि एग्जीक्यूटिव कम्स फ्रॉम लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव कहाँ से आता है, लेजिस्लेचर से। जो लेजिस्लेचर के मेंबर हैं उन्हीं को मिनिस्टर बनाया जाता है और एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो भी करेगा उसके लिए जवाब किसको देगा, लेजिस्लेचर को। तो एक कोऑर्डिनेशन, एक हार्मनी देखने को मिलती है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इस पर अपन ने खूब बात की है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं टू द हाउस ऑफ पीपल, टू द लोकसभा। जवाब देना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि भाई जो पॉलिसी है, जो एक्ट है, जो आप काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। लोकसभा को जवाब देना पड़ेगा, राज्यसभा को भी जवाब देना पड़ता है। राज्यसभा में भी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, क्वेश्चन आवर्स होते हैं, उनके लिए जवाब देना पड़ता है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। और अगर लोकसभा इनके सपोर्ट में नहीं है, इनसे सहमत नहीं है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके सरकार को गिराया भी जा सकता है। तीसरा, प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म। देखो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है, एक इंसान के हाथ में सारी पावर होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट्री सिस्टम में किसी एक इंसान के पास में पावर नहीं होती है, एक बॉडी के पास में पावर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास में पावर होती है। वो अलग बात है कि इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन फिर भी
एक बॉडी है जिसके पास में पावर है, किसी एक आदमी के पास में नहीं है। और ये जो बॉडी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी रिस्पॉन्सिबल है टू द पार्लियामेंट, इसको भी जवाब देना पड़ता है टू द पार्लियामेंट। तो डेस्पोटिज्म, अथॉरिटेरियन रूल, उसको प्रिवेंट करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये मेरिट्स हैं। पहला, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में हार्मनी। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तीसरा, प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म। चौथा मेरिट है ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। जैसे ही रूलिंग पार्टी की सरकार गिरी किसी भी रीज़न की वजह से, तो अपोजिशन का जो लीडर है वो तैयार बैठा है सरकार बनाने के लिए। रूलिंग पार्टी गई, प्रेसिडेंट जो है वो अपोजिशन लीडर को बुला लेंगे और उनको बोलेंगे कि सरकार बना लो, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। आइवर जेनिंग्स ये कहते हैं द लीडर ऑफ अपोजिशन इज द ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। और पांचवा मेरिट है, बड़ा खूबसूरत मेरिट, वाइड रिप्रेजेंटेशन। इंडिया जैसी हाईली डाइवर्स कंट्री जहाँ पे हर धर्म, हर समुदाय, हर बोली भाषा के लोग मिलते हैं, रीजनल डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम सबको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप चुनाव लड़ो, लोकसभा के मेंबर बनो, राज्यसभा के मेंबर बनो और आपको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। और जब आप मेंबर बन जाओगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी उन्हीं में से चुने जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप सबको रिप्रेजेंटेशन मिले, मिनिस्टर बनने का मौका मिले। तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलती है हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति, हर रीजन के लोगों को, उनके इंटरेस्ट को। ये 5 मेरिट्स हैं। पहला मेरिट है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में हार्मनी। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तीसरा, प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म। चौथा, रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। और पांचवा है वाइड रिप्रेजेंटेशन। और ये बात हुई मेरिट्स की। अब देखो डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। खामियां क्या हैं, कमियां क्या हैं? पहला डीमेरिट है अनस्टेबल गवर्नमेंट। देखो सरकार चुन के आई, लेकिन सरकार डिपेंड करती है मेजॉरिटी लेजिस्लेचर्स पे। मेजॉरिटी मेंबर्स का अगर सपोर्ट है तब तो ठीक ठाक है। जैसे ही मेजॉरिटी मेंबर्स सपोर्ट को विड्रॉ करेंगे सरकार गिर जाएगी। तो अपने सर्वाइवल के लिए सरकार मेंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जिसके पास में है, जैसे 300 350 सीट आ गई एक ही पार्टी की, तो वहाँ तो ये समस्या उतनी नहीं आती है। जैसे आज की डेट में बीजेपी है, उसको ये अनस्टेबिलिटी वाली समस्या नहीं है। लेकिन अगर गलती से कोएलिशन गवर्नमेंट बना ली गई है, जहाँ 2-4 पार्टीज़ ने मिल के सरकार बनाई है, वहाँ तो प्राइम मिनिस्टर कोई और काम कर ही नहीं पाता। 2400 घंटे उसको अपनी कुर्सी बचाने की लगी रहती है कि कब कौन सी पार्टी अपना सपोर्ट खींच ले, कब सरकार गिर जाए। तो ये प्रॉब्लम है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया गया, सरकार गिर जाएगी। पॉलिटिकल डिफेक्शंस, और आज की डेट में तो खूब देखने को मिलते हैं। कोई पॉलिटिकल लीडर इस पार्टी को छोड़ के उसमें जा रहा है, उसको छोड़ के उसमें जा रहा है, ये खूब चल रहा है, लार्ज स्केल पे चल रहा है। इसके अलावा मल्टी पार्टी कोएलिशन की समस्या बताई दी। तो एक डीमेरिट है अनस्टेबल गवर्नमेंट। दूसरा डीमेरिट है नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़। होता क्या है, सरकार चुन के आई, उसने अपनी पॉलिसीज़ बनाना शुरू किया, इंप्लीमेंट करना शुरू किया। अब 5 साल हुए, अब पता नहीं सरकार दोबारा बनेगी नहीं बनेगी। हो सकता है कोई दूसरी पार्टी जीत जाए, और अगर दूसरी पार्टी जीत गई तो ये जो सरकार ने पॉलिसीज़ बनाई थी, इनको कंटिन्यू करना डिपेंड करेगा उस दूसरी सरकार के मूड पे। दूसरी सरकार की अगर आइडियोलॉजी अलग है, उसका सोचने समझने का तरीका अलग है, तो वो पुरानी वाली सरकार की पॉलिसीज़ को बंद करेगी और नई पॉलिसीज़ लेकर आएगी। तो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है पॉलिसीज़ में, और इस सब की वजह से नुकसान होता है आम आदमी को। और यूजुअली होता भी यही है कि जो नई सरकार आती है वो पुरानी वाली सरकार की पॉलिसीज़ को बंद करेगी, अपनी नई लेकर आएगी। और ये खूब देखने को मिला है इंदिरा गांधी के टाइम पे। इंदिरा गांधी जब लीडर थी तो ये अपनी पॉलिसीज़ लेकर आई। फिर जब इंदिरा गांधी हारी तो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट बनी, और इस मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने हर संभव कोशिश करी कि जो भी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको खारिज किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। फिर वापस से मैडम गांधी पावर में आ गई, और मैडम गांधी ने आके फिर मोरारजी देसाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को खारिज किया। इसकी वजह से क्या होता है कि पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी नहीं रहती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बन पाती हैं, और नुकसान इसका होता है आम आदमी को। पहला डीमेरिट अनस्टेबल गवर्नमेंट। दूसरा डीमेरिट पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी नहीं होती है। तीसरा डीमेरिट डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। देखो कोएलिशन गवर्नमेंट अगर है तो वहाँ ये समस्या नहीं आती है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है किसी पार्टी के पास में, किसी एक पार्टी को मिल गई 350 सीट,
अब उसको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, और वहाँ पे कैबिनेट बेहद पावरफुल हो जाता है और ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज देखने को मिलती हैं कुछ कुछ कैबिनेट्स में। अब उनको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जो चाहे वो कानून ला सकते हैं, बना सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रांग अपोजिशन का होना बेहद ज़रूरी है। स्ट्रांग अपोजिशन होगा तो सरकार पे चेक्स रहेंगे, और ये खूब देखने को मिला इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे। इमरजेंसी तक लगा दी इन्होंने, बिना अपने मिनिस्टर्स से पूछे, बाकी का तो छोड़ ही दो। अगला डीमेरिट है अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। अच्छा, ये डीमेरिट भी है, मेरिट भी है। सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, इसलिए हार्मनी देखने को मिलती है लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव के बीच में, अपन ने पढ़ाई है। लेकिन जब क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक प्रॉब्लम भी है कि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो हैं वो एक ही बॉडी से एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो एक लेवल पे क्रिटिसिज्म ये भी है। और लास्ट क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट बाय अमेच्योर्स। देखो होता क्या है, यूएस के प्रेसिडेंट के पास में ऑप्शन है कि वो जिसको चाहे उसको अपनी कैबिनेट का हिस्सा बना सकता है। जो उसको लगता है कि यार डिफेंस में सबसे ज्ञानी आदमी है, उसको सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस अपॉइंट करेगा। जो उसको लगता है कि यार फाइनेंस की नॉलेज इससे ज़्यादा किसी को है ही नहीं, उसको सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी अपॉइंट करेगा। मतलब जो पढ़ा लिखा ज्ञानी आदमी है उसको वो अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाएगा। कोई भी समझदार प्रेसिडेंट ऐसा ही करेगा। ये ऑप्शन पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं होता। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो मेंबर्स चुन के आ रहे हैं उन्हीं को मिनिस्टर्स बनाया जा सकता है। जो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स हैं उन्हीं को मिनिस्टर्स बनाया जा सकता है। और लोकसभा और राज्यसभा में जो मेंबर्स आ रहे हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जिन डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स बनेंगे उनकी भी उनको नॉलेज हो बहुत अच्छी। और इसलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट बाय अमेच्योर्स। 5 ही मेरिट्स हैं और 5 ही डीमेरिट्स हैं। 5 डीमेरिट्स क्या हैं? पहला अनस्टेबल गवर्नमेंट, दूसरा पॉलिसीज में कंटिन्यूटी नहीं रहती, तीसरा कैबिनेट के डिक्टेटरशिप, चौथा अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, और 5वां गवर्नमेंट बाय अमेच्योर्स। ये मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात हुई। इसके बाद बात आती है रीजंस फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया। एक रीज़न है फैमिलियरिटी विद द सिस्टम। हम पे लगभग 200 साल ब्रिटिशर्स रूल करके गए। 1858 के बाद तो प्रॉपर क्राउन रूल था और ब्रिटेन में चलता था पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो बट ऑब्वियस था कि हमारे यहाँ पे भी वही सिस्टम लाया गया और लगभग 100 साल पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ पे चला ब्रिटिशर्स के अंडर। तो हमारे लोगों को, हमारे लीडर्स को पार्लियामेंट्री सिस्टम की समझ डेवलप हो गई, समझ आने लगा कि ये सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमने बट ऑब्वियस इस सिस्टम को अडॉप्ट करना प्रेफर किया। हमारे लीडर्स को भी समझ थी, हमारे लोग भी इसके साथ में कंफर्टेबल थे। थोड़ा एक नया नेशन जिसकी सोशली इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, वो अगर कहता है कि हम एक नया सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम चूज़ करेंगे, अब पता नहीं सक्सेसफुल होता नहीं होता, तो खतरा क्यों, रिस्क क्यों लेना। इसलिए हमने वो सिस्टम अडॉप्ट किया जिसकी हमें जानकारी थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये कहते हैं कि किसी भी अच्छे सिस्टम में स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बराबर की इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। लेकिन दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया जिसमें स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को बराबर की इंपॉर्टेंस मिले। जैसे अमेरिकन सिस्टम है, वहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है। एक बार प्रेसिडेंट बन जाओ, 4 साल तक आप प्रेसिडेंट रहोगे, कांग्रेस आपको रिमूव नहीं कर सकती, इम्पीच हो नहीं पाते हैं, इम्पीच कर भी दिए जाएं तो कन्विक्ट नहीं हो पाते हैं। तो स्टेबिलिटी पूरी पूरी है, जवाबदेही बिल्कुल नहीं है। एग्जीक्यूटिव जो करना चाहे कर सकता है, लेजिस्लेचर को कोई जवाब नहीं देना। और जो ब्रिटिश सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। जो भी एक्ट्स पॉलिसीज़ लाई जाएंगी उनके लिए जवाब देना है पार्लियामेंट को, लोकसभा को, राज्यसभा को, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। सपोर्ट है तब तक सरकार है, अदरवाइज नहीं रह पाएगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और इसलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। दूसरा, नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट।
देखो, नया देश बना था और एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार चलाने का एक्सपीरियंस हमें ज़्यादा था नहीं, और उसमें हमारी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे में ज़रूरी था कि वेरियस ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मिल के काम करें ताकि डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंश्योर हो पाए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव अपनी पावर को यूज़ करके कुछ भी कर रहा है और लेजिस्लेचर अपनी पावर्स को यूज़ करके कुछ भी कर रहा है, और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। और चौथा, फाइनली, नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे, हर धर्म, हर समुदाय, हर बोली भाषा के लोग मिलते हैं, रीजनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ऐसे में इस डाइवर्सिटी को एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मिलती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको अपनी कैबिनेट का हिस्सा बना सकता है, और अगर प्रेसिडेंट अगर चाहे तो हो सकता है अपने ही 5 फैमिली मेम्बर्स को बोल दे कि तुम मेरी कैबिनेट का हिस्सा हो, वहाँ रिप्रेजेंटेशन मिले ना मिले। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि हर सेक्शन को, हर सेक्शन के इंटरेस्ट को, हर एरिया के लोगों को एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। ये 4 रीजंस हैं जिनकी वजह से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। इसके बाद बात आती है इंडियन मॉडल और ब्रिटिश मॉडल में क्या डिफरेंस है। देखो, हमारी कंट्री रिपब्लिक है, और रिपब्लिक होने का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट, जो कि कौन है हमारे यहाँ पे, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट, हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन इलेक्शन होता है। ब्रिटिश मॉडल में क्या है, मोनार्कियल सिस्टम है। वहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हेरिडेटरी है, एक ही परिवार से राजा रानी वो बनते रहते हैं हेड ऑफ द स्टेट, वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है। तो हमारा रिपब्लिकन सिस्टम है, उनका मोनार्कियल सिस्टम है। दूसरा, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशियल रिव्यू की फैसिलिटी है, और पार्लियामेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, पार्लियामेंट की पावर्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। लेकिन ब्रिटेन में पार्लियामेंट सोवरेन है, पार्लियामेंट पावरफुल है, पार्लियामेंट जो कह देगा वो होगा, पार्लियामेंट सुप्रीम है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर जो है वो राज्यसभा या लोकसभा किसी के भी मेंबर हो सकते हैं। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर को हाउस ऑफ कॉमन्स, जो वहाँ का लोअर हाउस है, उसका मेंबर होना ही होना पड़ेगा। इंडिया में सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मिनिस्टर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। एक्ट बनेगा तो उस एक्ट पे प्रेसिडेंट साइन करेंगे, मिनिस्टर्स का कोई लेना देना नहीं है। ब्रिटेन में सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ मिनिस्टर्स भी डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं। इंडिया में शैडो कैबिनेट का कोई सिस्टम नहीं है, ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट का सिस्टम है। वहाँ क्या होता है, अपोजिशन पार्टी जो होती है वो लिटरली जो रूलिंग पार्टी होती है उसके जैसे अपने मेंबर्स को तैयार करते हैं। जैसे अपोजिशन में कोई एक आदमी प्राइम मिनिस्टर की तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, कोई एक आदमी डिफेंस मिनिस्टर की तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा विद इन अपोजिशन पार्टी। उससे क्या होता है कि वो लोग तैयार भी होते हैं, उन लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और सामने वाले पे नज़र भी ढंग से रख पाते हैं वो लोग। इसके अलावा हमारे यहाँ पे अगर कोई आदमी मिनिस्टर बनना चाहता है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही मेंबर नहीं है तो बन सकता है, लेकिन 6 महीने के लिए, विद इन 6 मंथ्स इसको या तो लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, अदरवाइज ये मिनिस्टर नहीं रह सकता। लेकिन ब्रिटिश मॉडल में सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं, इनके यहाँ पे 6 महीने वाला कोई प्रोविज़न नहीं है। इसके बाद किताब में एक बहुत बढ़िया इमेज दे रखी है, ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है, फीचर्स अभी भी पढ़े, रिवाइज किए थे, मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में अभी भी पढ़ा है, तो इसको एक बार देख लेना, बहुत अच्छे से समराइज़ किया हुआ है। हालांकि बात सारी वही है जो अपन ने पढ़ी हुई है। और इसके साथ ही चैप्टर, ये सेशन खत्म हो गया। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।